हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखते हैं कार्नोट्स इंजन। ये साइक्लिक प्रोसेस का एक एप्लीकेशन में आ जाएगा। अब ये कार्नोट इंजन है क्या? ये एक हीट इंजन है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। और वैसे भी एक हाइपोथेटिकल है कि अगर ये कार्नोट इंजन की तरह कोई इंजन चलता है तो एफिशिएंसी क्या होगा, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। और ध्यान में ये रखते हैं कि ऐसा कोई इंजन जब चल रहा है कोई भी हीट सराउंडिंग को लॉस नहीं हो रहा है। थिंग्स आर टेकन केयर प्रॉपरली। ओके। तो इसमें ये कार्नोट इंजन के बारे में देखेंगे। पहले ये इंजन का डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस दैट विल सी। समय को बचाने के लिए मैं कुछ चीजें लिख दिया हूँ। तो कंपोनेंट्स ऑफ कार्नोट इंजन, सी हियर इज ए सिलेंडर। ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर कुछ गैस है जो कि वॉल्यूम V1 में है। और ये पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। और ये सिलेंडर को चारों तरफ से इंसुलेट कर दिया गया है। लेकिन देखो पिस्टन के ऊपर भी इंसुलेशन दे दिया गया है। खाली नीचे वाला हिस्सा जो है ओपन है, मतलब इधर से हीट जा सकता है, बाहर आ सकता है। एन इंसुलेटिंग सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट कंटेनिंग सम गैस एट वॉल्यूम V1। शुरू में गैस का वॉल्यूम क्या है? V1। ठीक है, समझने की कोशिश करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये कार्नोट इंजन की कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गैस है ऑलरेडी वॉल्यूम V1। वन फेस ऑफ दिस सिलेंडर इज कंडक्टिंग। ये वाला फेस जो है कंडक्टिंग है, इधर से हीट घुस सकता है, निकल सकता है। ठीक है। दूसरा हुआ ए हाई टेम्परेचर सोर्स हेल्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर T1। दिस इज ए सोर्स, ठीक है, जिसका टेम्परेचर T1 केल्विन है और हाई टेम्परेचर है। इससे कितना भी हीट ले लो ये टेम्परेचर T1 ही रहेगा, क्योंकि इट इज हेल्ड एट T1। इसके अंदर हीट जनरेट हो रहा है। ठीक है। देन सेकेंड इज ए लो टेम्परेचर सिंक हेल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2। दिस इज ए लो टेम्परेचर सिंक। सिंक मतलब जो हीट को ऑब्जर्व कर सकता है, मतलब ये हीट ले सकता है। इसको कितना भी हीट दे दो इसका टेम्परेचर T2 ही रहेगा। टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज। जस्ट लाइक आइस। आइस को आप कुछ भी हीट दे दोगे तो क्या होगा? वो आइस तो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहेगा। वो पूरा मेल्ट करेगा, उसके बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। बट एज लॉन्ग एज इट इज आइस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सो इट इज लाइक वे ए सिंक मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एंड द थर्ड वन इज एन इंसुलेटिंग स्टैंड। ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये हीट, इसके थ्रू से हीट फ्लो नहीं कर सकता, ये स्टैंड है। अब इसका ऑपरेशन कैसा होता है, कार्नोट इंजन कैसे चलता है? बिफोर वी गो फॉर ऑपरेशन ऑफ कार्नोट इंजन हमें कुछ कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगा। थोड़ा मैं आपको एक जनरल इंजन की कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये कोई एक इंजन है जिसमें अगर ये गैस को एक्सपांड किया गया, हीट दिया गया, ये एक्सपांड करेगा तो ये इसको पुश करेगा, ये पॉइंट को पुश करेगा तो ये इसको पुश करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ एरो मार्क देने में उल्टा कर दिया हूँ। आई से यहाँ पर ये अगर इसको ये गैस एक्सपांड करेगा तो ऑब्वियसली ये ऐसे पुश करेगा और ये ऐसे घूमेगा। ये जब इधर जाएगा ऐसे पुश करेगा और ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है। ये अगर इधर जाएगा तो ये पॉइंट इधर जाएगा, इधर जाने से इसको पुश करेगा तो ये व्हील के साथ ऐसे कनेक्टेड है और ये व्हील को ऐसे घुमाएगा, घुमाते हुए ये व्हील ऐसे रोटेट करेगा। जब ये फिर से वापस आएगा फिर ये इसको खींच के वापस ले आएगा। प्रोसेस इज अंडरस्टूड। तो ये पिस्टन आगे पीछे होगा तो ये व्हील ऐसे 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 घूमेगा। ये तो समझ में आ गया। लेकिन थोड़ा देखो, जब ये व्हील घूम रहा है, जब ये अरेंजमेंट पॉइंट P से जा रहा है, जब पॉइंट P से जा रहा है, P पॉइंट में इसका वेलोसिटी कैसा है? ऐसा है। मतलब ये जो डंडा है ये पूरा सीधा है, मतलब जब पुश करेंगे ये धीरे से इधर जाने की कोशिश कर रहा है। वेलोसिटी ऐसा है। वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? 0, है ना। तो P पॉइंट में वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 0 हुआ। मतलब जब ये P पॉइंट में है पिस्टन इज नॉट मूविंग, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन इज 0। जब ये P से नीचे आने लगा तो धीरे धीरे जैसे यहाँ पर पहुंचा तो वेलोसिटी, ये घूम रहा है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कैसे होगा? ऐसे होगा। ऐसा होगा तो उसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा। शुरू में ये एंगल काफी ज्यादा है तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट काफी कम रहेगा, मतलब पिस्टन विल बी मूविंग स्लोली। समझ में आ रहा है? जब ये क्रैंक अरेंजमेंट P से पास कर रहा है, पिस्टन इज मूविंग स्लो। जब ये घूमते घूमते S पे आ जाएगा, सोचो S पे आ गया तो अब ये घूम रहा है
ये पॉइंट का वेलोसिटी कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मतलब द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन विल बी मैक्सिमम। ये जोर से पिस्टन को इधर खींचने लगेगा, समझ में आ रहा ना। अच्छा यहाँ पे तो फिर देखो फिर क्या हो गया, यहाँ पर आते आते आर में वेलोसिटी कुछ ऐसा हो गया, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या है, अगेन जीरो है, सो वेलोसिटी अगेन बिकम स्लो। सो व्हाइल पासिंग थ्रू P and R the velocity of the piston is very small, very slowly it is going, and while passing through Q and S velocity of the piston is very large। S से जा रहा है तो पिस्टन बाहर की तरफ जा रहा है, Q से आ रहा है तो वेलोसिटी ऐसे हुआ ना, ऐसे हुआ तो ये पिस्टन अंदर जा रहा है और जोर से जा रहा है। सो बस ये चीजें याद रखना है, समझ में आएगा आपको कि ये पिस्टन को स्लोली और फास्ट मूव करवाने का राज क्या है। कहेंगे एट P and R when crank is at P and R, crank position, ये crank है, when crank position is at P and R, when crank position is at P and R, the velocity of piston is small। तो धीरे धीरे मूव कर रहा है, जब P में R में है, ये घूम रहा है ऐसे, मतलब वेलोसिटी ऐसा है, ये घुमाने का ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, जब वो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इधर को कितना जोर से खींच रहा होगा, वेलोसिटी विल बी स्मॉल, इधर को धीरे धीरे खींच रहा होगा तो पिस्टन इज मूविंग स्लोली। जब ये क्रैंक पोजीशन P से और R से मूव कर रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन इज स्मॉल, ठीक है। अच्छा, when it passes through Q and S, when it passes through Q and S, Q और S में जा रहा है, तब वो पूरा इधर को खींच रहा है जोर से, तो ये पिस्टन जोर से भाग रहा है। दी वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इज वेरी हाई। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये कार्नट इंजन में भी हम लोग कुछ ऐसे यूज करेंगे, कभी पिस्टन को स्लोली मूव कर रहे हैं, कभी फास्ट मूव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट, क्योंकि वो क्रैंक के साथ कुछ अरेंजमेंट है जो इसको घुमा रहा है। इधर से पास करते वक्त पिस्टन स्लो मूव कर रहा है, इधर को है ना, पिस्टन का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी स्लो है, इधर से पास करते वक्त ये जोर से खींच रहा है तो पिस्टन का वेलोसिटी ज्यादा है, एंड सो ऑन। ये घूम रहा है और सिस्टम चल रहा है। ये हो गई अरेंजमेंट। तो कब पिस्टन स्लो चलता है, कब पिस्टन फास्ट चलता है, आपको समझ में आ गया। लेट अस गो टू द रियल कार्नट इंजन। कार्नट इंजन में होता कैसा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैसा है, वर्किंग के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख दिया हूँ, तो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। पहले वो सिलेंडर जिसमें वॉल्यूम था V1, जो गैस का वॉल्यूम V1 था, दैट सिलेंडर इज केप्ट ऑन द सोर्स। उस सिलेंडर को लाके सोर्स के ऊपर रखे, सोर्स के ऊपर रखे। सोर्स का टेम्परेचर क्या था, T1, और ये वाला फेस ओपनिंग था, इधर से हीट जा सकता है, इधर भाग नहीं सकता, इधर भाग नहीं सकता, ऊपर भाग नहीं सकता, चारों तरफ से इंसुलेशन है, लेकिन इधर से तो हीट जा सकता है ना, तो हीट जाने लगता है। जैसे हीट जाने लगता है, ये कौन सा पोजीशन में, स्लो पोजीशन में है। स्लो पोजीशन में मतलब ये पिस्टन भी धीरे 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 ऊपर जा रहा है। जैसे ही पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, गैस का एक्सपांशन हो रहा है, गैस का एक्सपांशन होने से टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हीट सप्लाई कर रहा है, मतलब इतना धीरे धीरे जा रहा है कि जिस रेट में हीट टेम्परेचर घट रहा है उसी रेट में हीट भी सप्लाई हो रहा है, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। मतलब इट इज स्लोली मूविंग अप एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि हीट दे रहे हैं, क्योंकि एक्सपांड करेगा तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो यहां से हीट खींच लेगा, और इतना जल्दी जल्दी सारा चीज हो रहा है कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो क्या लिखे, द सिलेंडर इज केप्ट ऑन द सोर्स, द गैस वाज अलाउड टू एक्सपांड स्लोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द गैस इज अलाउड टू एक्सपांड स्लोली फ्रॉम वॉल्यूम V1, पहले V1 वॉल्यूम में था, टू वॉल्यूम V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, and during this process Q1 amount of heat
Q1 amount of heat is given to the gas, हाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, is, ठीक है, just a minute, Q1 amount of heat is given to the gas, ठीक है ना, is given to the gas by the source। ये सोर्स इसको Q1 अमाउंट ऑफ हीट देता है। जब ये धीरे धीरे एक्सपांड कर रहा है, हीट लेके एक्सपांड कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अदरवाइज एक्सपांड करेगा तो टेम्परेचर घट जाना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर में गैस एक्सपांड कर रहा है, स्लोली एक्सपांड कर रहा है, स्लो एक्सपांशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब गैस कौन सा प्रोसेस में जा रहा है? आइसोथर्मल प्रोसेस में जा रहा है। और चलो मानते हैं स्टेट ऑफ द गैस चेंजेस फ्रॉम ए टू बी। स्टेट ऑफ द गैस मतलब पहले जो सिचुएशन था, पीवीटी का जो सिचुएशन था, उसको स्टेट ए कहते हैं। मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, और ये स्लोली एक्सपांड किया स्टेट बी में। स्टेट बी में जब पहुंचा, प्रेशर और वॉल्यूम बदल गए, लेकिन टेम्परेचर अब भी क्या होगा? वही T1 ही रहेगा, बिकॉज इट इज आइसोथर्मली एक्सपांडिंग। तो व्हाट आई से, द प्रोसेस, द पीवी डायग्राम इज लुकिंग क्लियरली लाइक एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको कहा जाएगा व्हाट आर द स्टेट्स एट ए में क्या स्टेट है, बी में क्या स्टेट है। अगर कोई पूछा तो क्या कहेंगे, क्या हमारा थर्मोडायनामिक पैरामीटर ए में क्या है, बी में क्या है, ऐसा अगर कोई पूछा तो हम कहेंगे ए पे जो गैस है उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है ना। और बी पे हम कहेंगे एट ए करेस्पॉन्ड्स टू P1, V1, T1, ठीक है ना। ए करेस्पॉन्ड्स टू P1, V1, T1। और क्या बता सकते हो, बी में पैरामीटर्स क्या होंगे? प्रेशर तो बदल गया होगा, कुछ P2 को, प्रेशर बदल गया होगा कुछ P2 को, वॉल्यूम बदल गया होगा कुछ V2 को, लेकिन टेम्परेचर जो था वही रहेगा, इट इज सेम एज T1। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, इंजन का पहला स्टेप खत्म हो गया। क्या किए हम लोग? उस सिलेंडर को लाके सोर्स के ऊपर रखे और पिस्टन को धीरे मूव करवाए। धीरे कैसे मूव करवाते हैं मैं बताया था, when the position is at, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, मतलब एट दिस पोजीशन से पार हो रहा होगा, सो इसलिए ये धीरे एक्सपांड कर रहा है, P2Q जा रहा है। when it is going from P2Q during this process the piston is moving slowly मूव कर रहा है, हीट सप्लाई हो रहा है, तो ठंडा होने की जगह टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है। गेटिंग? हाँ, तो अब ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, इंस्टेड ऑफ सेइंग 1 आई विल से इट इज स्टेप 1। आई कॉल इट स्टेप 1। मैं वर्किंग के बारे में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छा दिखेगा, थोड़ा रंगीन बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा स्टेप 1, ये आ गया स्टेप 1। ठीक, नाउ वी गो टू स्टेप 2। अब गैस का स्टेट ए से बी तक बदलाव हो चुका है। अब स्टेट ए में क्या हुआ, गैस का जो वॉल्यूम था वो कहां से कहां तक बदल गया V1 टू वॉल्यूम V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब क्या हो रहा है, द सिलेंडर is now kept on the insulating stand। ये जो इंसुलेटिंग स्टैंड है उसके ऊपर गैस को रखा गया, सिलेंडर को रखा गया ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। ये गैस को रखे कहां? ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। मतलब अब और इसके अंदर हीट नहीं जा सकता, हीट इसके अंदर से और नहीं जा सकता। हुआ क्या? हुआ यूं है कि आपका जो स्टैंड है वो स्टैंड को लाके स्टैंड के ऊपर इसको हम लाके रखते हैं। लेट मी शो यू, आई प्रिपेयर्ड सम फिगर्स फॉर एक्सप्लेनेशन ओनली। तो हम कहेंगे
ऐसा केस में क्या हुआ, जो गैस आया वो आके किसी स्टैंड के ऊपर रखा गया, नाउ इट इज ऑन द स्टैंड। मतलब ये प्रोसेस में हो क्या रहा है बताओ। अब चारों तरफ से तो सिलेंडर इंसुलेटेड था ही, इधर से भी इंसुलेटिंग स्टैंड लगा दिए, ना हीट बाहर भाग सकता है ना अंदर जा सकता है। द गैस इज केप्ट ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। नाउ the gas is suddenly expanded from volume, कहाँ था, ऑलरेडी V2 में था, V2 to V3। गैस को सडनली एक्सपांड कर दिया फ्रॉम V2 टू V3। सडनली एक्सपांड कैसे कर दिया, मतलब हुआ यूं कि जब वो इस स्टेप में से जा रहा होगा, P तो पार हो गया, Q में आ रहा होगा, तो जोर से खींच रहा होगा, सडनली एक्सपांड्स, गैस सडनली एक्सपांड्स फ्रॉम वॉल्यूम V2 टू V3। gas is suddenly expanding from volume V2 to V3 and during that process there is no heat transaction। तो आप ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस को क्या कहोगे, कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें कोई हीट ट्रांजैक्शन नहीं होता है, आप कहोगे दैट इज नथिंग बट एन एडियाबैटिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन्वॉल्व is adiabatic। Let state of gas changes from B to C। B में स्टेट क्या था, B में इसके जो पैरामीटर्स थे क्या थे, P2 था, V2 था, T1 था। अब जब वो C में आ गया स्टेट, क्या हो गया, एडियाबैटिकली एक्सपांड किया है, हीट लेन देन नहीं हुआ है, तो प्रेशर भी बदलेगा, वॉल्यूम भी बदलेगा, टेम्परेचर भी बदलेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में तो सब कुछ बदलता है, P, V, T तीनों बदलेंगे। तो अब ये क्या हो गया, ये बन गया P3, नया प्रेशर, नया वॉल्यूम, नया टेम्परेचर T2। हाँ, ये नया टेम्परेचर T2। तो क्या कहेंगे, द सिलेंडर इज नाउ केप्ट ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। Now the gas is suddenly expanded from volume V2 to V3 such that temperature falls to T2। अब ये टेम्परेचर घट के बन गया T2, ये चीज को लिखना है। We should mention that part। कितना खींचेंगे, इतना खींचेंगे कि इसका टेम्परेचर T2 बन गया, such that the process, इसको यहाँ पे लिखेंगे, such that टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होगा बताओ, बढ़ गया होगा कि घट गया होगा, ऑब्वियसली एक्सपांड कर दिए तो घट गया होगा, कोई हीट तो लेन देन हुआ नहीं है। टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस टू T2। अब पहले था टेम्परेचर T1, अब ये फाइनल C स्टेट में आ गया तो टेम्परेचर बन गया T2। समझ में आ रहा है, पहले क्या किए, हम इसको सोर्स के ऊपर रखे और अलाउ किए कि स्लोली एक्सपांड करे एट टेम्परेचर T1, कुछ दूर एक्सपांड कर गया। उसके बाद क्या किए, सडनली हम इसको खींच लिए इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख के, ताकि टेम्परेचर घट के T2 बन जाए। खींच लिए इसको T2 क्या था, सिंक का टेम्परेचर, वहां तक खींच लिए तो टेम्परेचर T2 बन गया। अब ये गैस क्या हो गया, ये आ गया स्टेट A to B गया था, अब ये B to C हो गया। कौन सा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस इन्वॉल्व इज एडियाबैटिक, है ना। अब अगर ऐसा एक प्रोसेस में हम पीवी डायग्राम करने की कोशिश करेंगे तो चलो देखते हैं हाउ द पीवी डायग्राम विल लुक लाइक। मैं पीवी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं ये दिखाने के लिए कि कैसे बनेगा। चलिए, हम लोग ऑलरेडी पीवी डायग्राम बना चुके हैं प्रीवियस केस में, उसी को उठा लाते हैं। ये है पीवी डायग्राम हमारा, ये जो पीवी डायग्राम है इसको उठा के लेते हैं। A to B हम लोग देख लिए थे, अब हम लोग देखेंगे B to C जाने से कैसा होता है। ऑलरेडी ये A to B जा चुका था, दिस स्टेप इज ओवर, ये स्टेप 1 था। अब हम बात कर रहे हैं स्टेप 2 का। स्टेप 2 का बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका कलर बदल देते हैं ताकि ये दूसरों के साथ मिल ना जाए। ये हो गया B2। ओके, दिस इज कमिंग आउट टू बी से समथिंग लाइक दिस
गैस का A to B तक का वेरिएशन हो चुका था। सेकेंड स्टेप में वेरिएशन क्या हुआ, स्टेट B से स्टेट C में। जब ये स्टेट B से स्टेट C में जा रहा है, कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है। और आप लोग तो हमारे अच्छे बच्चे हो, थोड़ा बताओ तो जब वो एडियाबैटिक प्रोसेस में जाएगा दैट विल बी अनदर कर्व। मुझे बस जानना ये है कि मैं जो कर्व भी ड्रॉ करने जा रहा हूँ एज एडियाबैटिक प्रोसेस, वो कर्व कैसे होगा, इससे ऊपर जाएगा स्लोप में कि इससे इसी के साथ जाएगा कि इससे नीचे जाएगा, क्या लग रहा है आपको, कौन सा कर्व ज्यादा स्टीप था, एडियाबैटिक कर्व कि आइसोथर्मल कर्व। You know the steepness of adiabatic curve is more, slope of adiabatic curve is more। adiabatic केस में ये और rapidly प्रेशर फॉल करेगा फॉर वॉल्यूम एक्सपांशन, तो आप कहोगे इस केस में ये adiabatic कर्व कुछ ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा, ऐसे। The curve looks like this। ये कर्व आके ऐसा दिखने लगा। The curve becomes B to C, और B और C में जब पहुंचा तो आपको पता चल गया कि ये C में पहुंचते पहुंचते उसकी पैरामीटर्स क्या हो गए, P3 V3 T2। यहां तक था P1 P2 V2 T1 था, यहाँ पे हो गया P3 V3 T2। क्या है P3 क्या है V3 हमें मालूम नहीं, कुछ तो हुआ होगा, बदल गया होगा, प्रेशर वॉल्यूम बदल गया होगा। और हम जानते हैं कि खाली T2 के ऊपर टारगेट रख रहे हैं। पहले टेम्परेचर T1 था आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, अब सडन एक्सपांड कर दिए तो टेम्परेचर T2 हो गया। ओके, सो वी गॉट द स्टेप नंबर 2। लेट अस गो फॉर स्टेप नंबर 3। फिर क्या होता है, कहानी यहाँ खत्म नहीं होता है, क्योंकि इंजन है, साइक्लिक प्रोसेस है, ये पीवी डायग्राम को घूम फिर के अपनी जगह फिर से वापस आना है, ठीक है ना। अच्छा ये देखना, तो नाउ लेट अस गो फॉर स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में क्या हुआ, स्टेप 3 में हुआ द सिलेंडर is now kept on the sink। सिंक का टेम्परेचर क्या था, T2 था। गैस को हम जबरदस्ती एक्सपांड कर दिए टेम्परेचर T2 में, और उसका अपना पिस्टन वो तो चल रहा है, तो अब ये फिर से धीरे धीरे पास आने लगेगा, धीरे धीरे पास आने लगेगा। और जैसे कंप्रेस होने लगेगा और सिलेंडर पिस्टन, क्योंकि पिस्टन उठा था, अब जब नीचे आएगा तो कंप्रेस करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सिंक का टेम्परेचर T2 है जो कि फिक्स्ड है, तो ये टेम्परेचर जैसे बढ़ने की कोशिश करेगा वहां से वो हीट खींच लेगा। मतलब द गैस इज नाउ स्लोली कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2। समझ में आया क्या, तो हम क्या लिखेंगे, द सिलेंडर इज नाउ केप्ट ऑन द सिंक, द गैस slowly compressed, gas is slowly compressed, the gas is slowly compressed, rejecting heat to the सिंक को हीट देते ये स्लोली कंप्रेस हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सर कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी T2 है वो भी T2 है, फिर हीट कैसे फ्लो कर गया। अरे भाई गैस का टेम्परेचर T2 तो था, लेकिन जब कंप्रेस हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे T2 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, सिंक का टेम्परेचर T2 है, देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, हीट फ्लो करने लगेगा। तो जैसे जैसे इसको कंप्रेस करेंगे हीट यहाँ से निकल के भागने लगेगा, किसमें, सिंक में। और सिंक तो सिंक है भाई, इनफाइनाइट सिंक है, इसको कितना भी हीट दे दो इसका टेम्परेचर T2 ही रहेगा, टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो हम क्या कहेंगे, द सिलेंडर इज नाउ केप्ट ऑन द सिंक, द गैस इज स्लोली कंप्रेस्ड रिजेक्टिंग हीट टू द सिंक एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कौन सा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस फॉलोड, कौन सा प्रोसेस फॉलो हुआ यहाँ पे, प्रोसेस फॉलोड इज आइसोथर्मल। अब ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, द प्रोसेस फॉलोड इज आइसोथर्मल। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो प्रोसेस आइसोथर्मल हो गया और गैस वाज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड। अब आइसोथर्मली कंप्रेस हुआ तो हम क्या कहेंगे,
एट कांस्टेंट, क्या लिखा, द सिलेंडर इज नाउ केप्ट ऑन द सिंक, द गैस इज स्लोली कंप्रेस्ड रिजेक्टिंग हीट टू द सिंक एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कितना कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट, सॉरी, कितना कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट दे रहा है सिंक को, एट व्हाट टेम्परेचर हीट इज बीइंग सप्लाइड, सेम कांस्टेंट टेम्परेचर कितना था, T2 था, तो T2 में ही कांस्टेंट टेम्परेचर T2। प्रोसेस फॉलोड इज आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। लेट स्टेट चेंजेस फ्रॉम, कहा था, A से B हो चुका था स्टेप 1 में, B से C हो चुका था स्टेप 2 में, अब C to D गया, C to D मतलब C में अब क्या था हमारा, पैरामीटर्स क्या थे, P3 V3 T2, याद है कि नहीं था, देखो तो इट वाज P3 V3 T2, और D में क्या हो गया, आइसोथर्मली चेंज हो रहा है, तो पैरामीटर प्रेशर और वॉल्यूम तो बदलेंगे, बट यू विल सी द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P4 V4 बट टेम्परेचर इज T2। यही चीज को अगर मैं दिखाना चाहूंगा हाउ इट इज बीइंग डन, तो मैं ये फिगर को आपके लिए बना के रखा हूं, ये यहां से मैं उठाता हूं, ठीक है। क्या देखें हम लोग, हम देखें कि हमारा जो सिस्टम है अब वो चल रहा है कैसे, ना सिंक के ऊपर रख दिया गया है, सिंक के ऊपर रख के इसको हम कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब स्लो कंप्रेशन हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और हीट भाग रहा है सिंक में। कितना हीट छोड़ दिया है, Q2 इज द हीट रिजेक्टेड, Q2 इज हीट रिजेक्टेड टू सिंक, है ना, समझ में आ रहा है। मैं सारा चीज नैरेटिवली लिखना चाहता हूं तो आपको समझ में बेहतर आ रहा होगा, क्योंकि मैं कुछ भी जंपिंग नहीं कर रहा हूं, स्लोली कंप्रेस कर रहे हैं। मतलब स्लो कंप्रेस कैसे किया भाई, कोई इंजन को कैसे किया, तो हम देखेंगे, थोड़ा इसमें वापस जाएंगे तो हम देखेंगे कि पहले ये क्या क्या स्लोली कंप्रेस हुआ, मतलब P पोजीशन से चलना शुरू किया, मतलब ये जब ऐसे चलने लगा पिस्टन P पोजीशन पे था, स्लोली एक्सपांड किया, तब फिर आके Q में S में पहुंचा तो सडनली एक्सपांड किया, फिर स्लोली कंप्रेस हुआ, क्योंकि जब R to S आ रहा होगा, ये क्रैंक ऐसे आ रहा होगा, ये पिस्टन फिर से अंदर घुस रहा होगा, स्लो कंप्रेशन हो रहा है, फिर यहां से यहां तक, यहां पर पहुंचते पहुंचते सडन कंप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि Q पे स्पीड उसका ज्यादा है, सडन कंप्रेशन हो जाएगा। P corresponds to slow expansion, S corresponds to fast expansion, sudden expansion, R corresponds to slow compression, क्योंकि ऐसे आ रहा है वापस, अभी कंप्रेस होगा नहीं। देखो ये क्रैंक अगर ये इस पोजीशन से R पोजीशन से पार होके ऐसे आ रहा है, जब ये R पोजीशन से पार होके ऐसे आ रहा होगा, ये पिस्टन ऐसे जाएगा, ये घूम के R पोजीशन में आ जाएगा, R पोजीशन से वापस आ रहा है तो फिर इसको वापस पुश कर रहा है, R पोजीशन में स्लोली इनवर्ड पुश कर रहा है, और जब ये घूम के Q पोजीशन में आ गया सडनली पुश कर रहा है, क्योंकि Q पे वेलोसिटी ज्यादा है। दीज आर द 4 स्टेप्स ओनली, सेम 4 स्टेप्स को हम फॉलो करने की कोशिश करें। देखिए अब क्या हो गया, स्टेप 3 में देखे कि ये गैस को हम सिंक के ऊपर रखे टेम्परेचर T2 में, और पिस्टन को धीरे धीरे प्रेस किए, धीरे जैसे प्रेस किए तो देखे कि टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन लो टेम्परेचर के साथ कांटेक्ट में, तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा, हीट भाग गया तो इसका टेम्परेचर हरदम T2 के साथ बरकरार रहा, बराबर रहा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज रिजेक्टेड, कितना, Q2 इज द हीट रिजेक्टेड टू सिंक। तो हमको 3 स्टेप समझ में आ गया, 3 स्टेप समझ में आ गया, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि अब कौन सा स्टेप बाकी रहा। 3 स्टेप समझ में आ गया, कौन सा स्टेप बाकी रह गया, अब बाकी रह गया सडन कंप्रेशन वाला स्टेप। नहीं, ये स्लो कंप्रेशन हो चुका है, सडन कंप्रेशन क्यों, क्योंकि अभी जैसे हम देखे कि हमारा केस में ये जो था पिस्टन P से चलना शुरू किया, जब ऐसे जा रहा था ये स्लो एक्सपांड हुआ, ऐसे जा रहा था तो हम कहेंगे सडन एक्सपांशन हुआ, ऐसे जा रहा था स्लो कंप्रेशन हुआ, ऐसे जा रहा था सडन कंप्रेशन हुआ। ये सारा स्टेप, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे करके चलो, तो हम कहेंगे अभी सडन कंप्रेशन होने वाला है। बट बिफोर दैट आई वांट टू सी द पीवी डायग्राम कैसे हुआ, हाउ इज द पीवी डायग्राम। मैं अभी इसको ड्रॉ करके देखना चाहता हूं। यस
अब हम ड्रॉ करेंगे ये प्रोसेस का पीवी डायग्राम। चलिए पीवी डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ये फिगर को मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि आप समझ चुके हो, तो फिगर को छोटा कर देता हूँ तो आई कैन विजुअलाइज द डायग्राम। ठीक है, तो ये हो गया पीवी डायग्राम। ओके, पीवी डायग्राम में ड्रॉ करना चाहता हूँ। पीवी डायग्राम किसके लिए ड्रॉ करना चाहता हूँ? आई वांट टू ड्रॉ इट फॉर थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के लिए पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है। थर्ड स्टेप के लिए पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे सोचो। थर्ड स्टेप के लिए ये इसको थोड़ा इसको हटाओ यहाँ से। स्टेप नंबर 3 के लिए पीवी डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो ठीक है, पीवी डायग्राम। अब स्टेप नंबर 3 में क्या था? स्लो कंप्रेशन एंड द टू ए आइसोथर्मल कंप्रेशन। द प्रोसेस फॉलोड इज आइसोथर्मल एंड द प्रोसेस वाज कंप्रेशन प्रोसेस। सो आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा तो कैसे होगा? कैसा होगा ये आइसोथर्मल कंप्रेशन? एट कांस्टेंट टेंपरेचर होगा। इट विल गो लाइक दिस। समझ में आया क्या? आइसोथर्मल कंप्रेशन है मतलब द गैस इज फॉलोइंग ए पाथ लाइक दिस रीचिंग टू स्टेट डी। यहां पर आके पहुंच गया, यहां पर आके पहुंच गया। कौन सा स्टेप में? ये आके पहुंच गया स्टेप डी में। यहां पे पहुंचा, किधर से आया? इधर से आया। सी में पैरामीटर क्या थे? P3 V3 T2। डी में क्या हो गए? P4 V4 T2, क्योंकि ये आइसोथर्मल है। यहां पर हर जगह टेम्परेचर T2 था, यहां पर हर जगह टेम्परेचर T1 था। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक बार सारा चीज हो जाने के बाद उसको ओवरऑल एक बार डिस्कशन कर लेंगे तो फटाक से हो जाएगा। अभी लिटरली क्योंकि हमको लिखना पड़ता है वर्किंग ऑफ ए कार्नट इंजन, स्कूल में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसको लिए डिटेल्स में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हो गई हमारा थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर 4 में क्या हुआ? स्टेप नंबर 4, द सिलेंडर is now kept again on the insulating stand। ये स्टैंड के ऊपर इसको फिर से रखते हैं एंड गैस इज सडनली compressed till its temperature becomes T1। गैस का टेम्परेचर T1 हो गया एंड वॉल्यूम बिकम्स V1। ये हो गया, गैस को सडनली कंप्रेस कर दिए तो वॉल्यूम फिर से V1 हो गया, टेम्परेचर T1 हो गया, तो ऑब्वियसली प्रेशर P1 होगा क्योंकि P1 V1 इज इक्वल टू nRT1। V1 T1 फिक्स हो गए तो प्रेशर तो P1 ही हो गया होगा, है कि नहीं? तो चलिए अब क्या हो गया? सडनली कंप्रेस कर दिए और कहाँ रख के किए? इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख के किए। इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख के किए मतलब ये था सडन कंप्रेस कर दिए। कैसे किए? ये वाला केस को लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है इस केस में। हाउ द प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड। यहाँ पे हम देख रहे हैं सडनली ये स्टैंड के ऊपर इसको रख दिए और इसको सडन कंप्रेशन कर दिए, सडनली इसको पुश कर दिए ताकि वॉल्यूम फिर से घट के V1 हो जाए, टेम्परेचर T1 हो जाए। समझ में आया क्या? फिर से टेम्परेचर हो गया T1, वॉल्यूम हो गया V1। ठीक है, अच्छा अगर ये बात है, अब इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हाउ विल बी द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? लेट अस सी इसका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैसे होगा। मैं थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें प्रीवियस केस का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मालूम है। प्रीवियस केस में क्या था? ऐसे था। चलो इसको कॉपी करके लेते हैं और प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यस, अब हम कहेंगे कि जो पीवी डायग्राम होगा वो कैसा होगा। पीवी डायग्राम कैसा होगा? सडन कंप्रेशन हुआ है भैया, सडन कंप्रेशन हुआ है, स्टेट डी से स्टेट ए में वापस आया है, मतलब द डायग्राम विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस इज ए सडन कंप्रेशन। देखो ये ज्यादा स्लोप का है, जैसे ये था ज्यादा स्लोप का, ये भी ज्यादा स्लोप का है।
कौन सा प्रोसेस है ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो साइक्लिक प्रोसेस पूरा हो गया। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, स्टेट ऑफ द गैस, स्टेट ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम डी टू ए। मतलब अब तक हुआ ये है कि ये जो आपका ये था व्हील था, ये एक बार कंप्लीट घूम गया है। जब P से पास कर रहा था, इसको धीरे धीरे खींच रहा था आइसोथर्मल एक्सपांशन। जब ये S से पास कर रहा था, ये वाला क्रॉस S से पास कर रहा था, ऐसे करके इधर जाने की कोशिश कर रहा था, जोर से खींच रहा था, ये पॉइंट जोर से खींच रहा था, देयर वाज सडन एक्सपांशन। उसके बाद जब R से जा रहा था, फिर से पास आने की कोशिश कर रहा था, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्लो कंप्रेशन। Q में जा रहा था तो सडन कंप्रेशन। स्लो एक्सपांशन आइसोथर्मल एक्सपांशन, सडन एक्सपांशन एडियाबैटिक एक्सपांशन, स्लो कंप्रेशन आइसोथर्मल कंप्रेशन, सडन कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन। ऐसे करके 4 स्टेप में हमारा साइक्लिक प्रोसेस वापस आ गया हमारा केस में। यू सी द साइक्लिक प्रोसेस इज रीच्ड। यहाँ पे हमारा साइक्लिक प्रोसेस पहुंच गया। ये हो गया कितना, ये हो गया P1 V1 T1, B हो गया P2 V2 T1, C हो गया P3 V3 T2, और ये P4 V4 T2, फिर ये आ गया फिर से P1 V1 T1 में। सो दीज आर 4 स्टेप्स, ये सब काम करता है और साइक्लिक प्रोसेस बनता है एंड इंजन ऑपरेट्स। समझ में आया? तो पूरा चीज को एक बार अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो क्या पहले हम इसको किसी एक सोर्स के ऊपर रखे, गैस का वॉल्यूम था V1 और गैस का वॉल्यूम था V1 वॉल्यूम के गैस को हम क्या किए, सोर्स के ऊपर रखे। फिर उसके बाद देखो 4 स्टेप, स्टेप 1 चारों स्टेप को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। थोड़ा आपको जल्दी से समझा देंगे तो आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा 1 मिनट देखो, ऑल द 4 स्टेप्स आर शोन हियर, ऑल द 4 स्टेप्स आर शोन। ये चारों स्टेप में क्या हुआ, सोर्स जिसका वॉल्यूम था V1, इसको लाके गैस का वॉल्यूम था V1, उसको लाके पहले हम सोर्स के ऊपर रखिए। आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ हियर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप आइसोथर्मल एक्सपांशन। फिर इसको उठा के इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दी और हम इसको सडनली एक्सपांड कर दी, मतलब एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ इसमें। यहाँ पे क्या हुआ, फिर से स्लोली नीचे आया, देखो ऊपर गया था फिर धीरे धीरे नीचे आया, तो स्लोली कंप्रेस हुआ है, ठीक है, स्लोली कंप्रेस हुआ है। तो कहाँ, किस टेम्परेचर में, T2 टेम्परेचर में, तो इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर सडनली कंप्रेस कर दी और ओरिजिनल टेम्परेचर में ले आए। तो ये हो गई हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, ये स्टेप 3, ये स्टेप 4, ऐसे करके 4 स्टेप में ना। प्रोसेस इन्वॉल्व्स 4 डिफरेंट स्टेप्स एंड द इंजन ऑपरेट्स इन ए साइक्लिक प्रोसेस। इंजन ऑपरेट्स इन ए साइक्लिक प्रोसेस और ये 4 स्टेप फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आया, हाउ दिस कार्नोट इंजन इज वर्किंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। कोई पूछेगा आपको, इन व्हिच प्रोसेस, व्हिच स्टेप हीट एनर्जी सप्लाइड टू द गैस, आप कहोगे ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपांशन। आप क्या करते हो, हीट इज सप्लाइड टू द गैस। आइसोथर्मल एक्सपांशन में हीट इज सप्लाइड टू द गैस। कौन सा प्रोसेस में हीट इज रिजेक्टेड, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल कंप्रेशन हीट इज रिजेक्टेड बाय द गैस टू द सिंक at temperature T2. जब heat was supplied to the gas, at what temperature heat was supplied, at a temperature T1 the heat was supplied, like that, ठीक है। तो हमें सारा चीज समझ में आया। V1 वॉल्यूम वाला गैस को T1 टेम्परेचर में एक्सपांड किए V2 तक आइसोथर्मली, उसके बाद सडन एक्सपांड किए ताकि टेम्परेचर T2 बन जाए,
फिर उसको स्लोली कंप्रेस किए टेम्परेचर T2 और फिर सडनली कंप्रेस किए ओरिजिनल टेम्परेचर T1 वॉल्यूम V1 में ले आए। क्लियर? अब ऐसा कोई एक इंजन का एफिशिएंसी क्या होगा? व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन? ये एक चीज रह गया जो अभी हमें लिखना है और बनाना है। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन। ठीक है।